बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ के अंदर ही, दैट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस टॉपिक के अंदर दो टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। वन इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली हम यहाँ पर सीखेंगे, जो कि फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या टर्म्स, क्या तरीका होगा, वो सब देखेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले अब स्टार्ट करूँगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि अभी तक जो आप रेट ऑफ चेंज समझते थे वो सब एवरेज होती थी, लेकिन वही रेट ऑफ चेंज अब हम समझेंगे कि किसी इंस्टेंट पे क्या होती होंगी। मतलब इसका ये है कहने का कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, उसका कोई बर्थडे था, जिस भी दिन था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मान लो वो अपने 17th बर्थडे वाले दिन उसने अपनी हाइट को मेजर किया और उसकी हाइट सॉल्व करके आ गई, लेट सपोज इट इज़ 150 सेंटीमीटर्स। और जब उसने अपने 18th बर्थडे को अपनी हाइट को मेजर किया, मतलब एक साल निकलने के बाद एग्जैक्टली जब 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तब उसने अपनी हाइट मेजर करी और लेट सपोज वो हाइट थी उसकी 162 सेंटीमीटर। तो आप बताइए मुझे कितना हाइट का डिफरेंस आया? दैट इज़ 12 सेंटीमीटर्स। कितना टाइम लगा? 1 ईयर। मतलब एक साल में जो हाइट बढ़ी वो कितने से बढ़ी? 1 सेंटीमीटर से, 12 सेंटीमीटर से। तो इसको मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हाइट का रेट ऑफ चेंज है, मतलब मैं लिखना चाह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो बेसिकली है 12 सेंटीमीटर पर ईयर। 12 सेंटीमीटर पर ईयर का मीनिंग ये हो गया कि एक साल में कितनी हाइट बढ़ती है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या इसका मतलब ये है कि ठीक रात के 12 बजे 17th बर्थडे वाले दिन उसकी हाइट 150 थी, एक साल कंप्लीट हो गया, ठीक 12 बजे उसकी हाइट उस पूरे साल तक तो नहीं बढ़ी और ठीक 12 बजे 18th बर्थडे वाले दिन अचानक से 12 सेंटीमीटर बढ़ गई। क्या ये मीनिंग होता है इसका? तो आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है, हाइट तो हमेशा ही बढ़ती होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पूरी साल हाइट ना बढ़ी और अचानक से उस दिन जैसे ही 18th बर्थडे आया ठीक 12 बजे अचानक से 12 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। लेकिन जो ये लिखा है ना 12 सेंटीमीटर पर ईयर, उसका मीनिंग यही है, उसका मतलब यही है। तो हमें जो ये रेट मिल रही है ना, ये बेसिकली मिल रही है एक साल के अंदर इतनी हाइट में इंक्रीमेंट है। तो हमें एक साल जब तक पूरा नहीं होगा ना, जब तक हम हाइट बढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हमने इसको 1 सेंटीमीटर पर मंथ कर दिया। इसका भी मीनिंग यही समझ में आता है कि पूरे एक महीने तक हाइट नहीं बढ़ेगी और अचानक से एक महीना कंप्लीट होने पर हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 1 सेंटीमीटर से, जो कि अगेन थोड़ा सा अपना अजीब सी बात है, इम्प्रैक्टिकल है कि एक महीने हाइट ना बढ़े, अचानक से 1 सेंटीमीटर आफ्टर 1 मंथ बढ़ जाए। क्योंकि आप ही सब जानते हो कि हाइट आपकी हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सोचने में बड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एट एग्जैक्टली 12 o'clock सोचते हैं कि भाई हाइट हमारी कितनी बढ़ी। तो एट एग्जैक्टली 12 o'clock जब हमने सोचा, तो हमने हाइट का चेंज अपॉन टाइम का चेंज किसी इंस्टेंट पे देखा। तो आपको मैं एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एग्जांपल लूँ कि भाई माइक्रो सेकंड्स निकले तो उसमें कितनी हाइट में चेंज आया, तो आप देखोगे चेंज कुछ मिलेगा ही नहीं, आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। चेंज कितना है? 0। टाइम भी बहुत कम है, लगभग 0 है, तो इसलिए नीचे भी 0। और अगर 0/0 कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। ये क्या है? एक तरह से मीनिंगलेस है। 0/0 का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? ये मीनिंगलेस क्वांटिटी हो गई। मतलब एट एग्जैक्टली 12 o'clock अगर मैं हाइट का चेंज पर यूनिट टाइम निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0/0 आ रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं 0/0 को 0 लिख दूँ? अगर मैं 0/0 को 0 लिख दूँ ना, तो आप बोलोगे कि आपका इस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली 12 o'clock हाइट नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कभी भी नहीं बढ़ेगी, अगले साल भी आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं है, हाइट तो हर इंस्टेंट पे बढ़ रही है। तो इस इंस्टेंट पे जो हाइट बढ़ रही है वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो उसका आंसर 0/0 आ रहा है, जिसका मतलब मीनिंगलेस है कि हम कुछ बता नहीं पा रहे। मतलब ये हो गया कि 0/0 का कोई ना कोई आंसर तो है, बट हमें नहीं आता निकालना। तो हमें क्या निकालना आता है? टाइम इंटरवल बड़ा हो तो हमें हाइट का डिफरेंस निकालना आता है। उस हाइट के डिफरेंस को हम डिवाइड कर देते हैं उस टाइम इंटरवल से, तो हमको वो हाइट का रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्योंकि टाइम इंटरवल ठीक ठाक है जिसको आप मेजर कर पा रहे हो, और उस टाइम इंटरवल में हाइट भी मेजर कर पा रहे हो कितना चेंज हुई। लेकिन अगर आप टाइम इंटरवल अगर आप बहुत ही कम कर दो, मतलब लगभग 0 कर दो, तो हाइट भी लगभग 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से 0/0 आएगा
तो जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई आंसर नहीं होगा? कोई ना कोई तो आंसर होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे आपकी हाइट बढ़ रही है, बट आप निकाल नहीं पा रहे हो। जो भी आपने 11th क्लास से पहले पढ़ा है उससे आप नहीं निकाल पा रहे हो। इसीलिए 11th क्लास में एक नया टॉपिक आता है विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और वो हमें क्या मदद करता है? वो हमें मदद करता है, डिफरेंशिएशन बताता है कि कैसे रेट ऑफ चेंज निकाली जाएगी किसी एक इंस्टेंट पर, जो अभी तक नहीं आती है हमें। तो इस चीज़ को सोचते हैं ज़रा। तो कैसे रेट ऑफ चेंज किसी इंस्टेंट में निकाली जाती है उसके बारे में यहाँ पर हम अगर देखें तो रही बात डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या करता है? तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन डिटरमाइंस, क्या बताता है? डिटरमाइंस रेट ऑफ चेंज एट एनी इंस्टेंट। डिफरेंशिएशन जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। तो डिफरेंशिएशन जो है ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज को बताता है, जो कि पहले किसी टाइम इंटरवल में हुआ करती थी। और इसी रेट ऑफ चेंज एट एन इंस्टेंट को हम क्या और बोलते हैं? विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट भी बोलते हैं, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि डिफरेंशिएशन क्या डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ चेंज कब? किसी इंस्टेंट पर, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेंगे, कैसे सॉल्व होता है क्या नहीं, वो भी हम पढ़ लेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको लिख लें ज़रूर आप। इसके ऊपर वाली चीज़ को तो कुछ ज़रूरत नहीं थी लिखने की, वो तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने। आपकी अगर मन है आपका तो लिख ले, वैसे तो कुछ नीड नहीं है। मेन बात यही कि डिफरेंशिएशन क्या काम कर रहा है जो हम पहले नहीं कर पाए, रेट ऑफ चेंज निकाल नहीं पाए किसी इंस्टेंट पर। तो जो पहले किया डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, वो बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज था। उससे इंस्टेंटेनियस रेट नहीं निकलेगी किससे? डिफरेंशिएशन से। जो कि हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो एक बात बताइए, थोड़ा बहुत अगर मैं एज्यूम करूं कि भाई आपने 11th क्लास पढ़ रखी है, या आप ड्रॉपर है, लाइक 11-12 पढ़ रखा है, फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट या जेई के लिए, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको लिखना मत बिल्कुल भी, ठीक है। एक चीज़ देखी होगी, लाइक y इक्वल टू अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन शायद आपने कभी देखा हो, लिखा जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं उनको ये समझ नहीं आएगा, और ना ही कोई ऐसी कोई नीड है इसकी कि ये समझ नहीं आ रहा तो आगे नहीं आएगा, आगे अलग चीज़ है, वो सब आ जाएगा आपको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने शायद देखा हो, जिन्होंने 11-12 कर रखी है उनको पता होगा कि dy बाई डी एक्स 2x होता है। ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह पढ़ा है, जो मैं भी वही बताऊंगा अभी आगे। बट इसको भी है ना हम प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ करने का लॉजिक ये है कि आप इसको यूँ समझिए कि x1 की वैल्यू जब x है ना, तब y1 हमारे पास इस फॉर्मूले से कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर। और जब मैं x2 को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ x में डेल्टा x, तो मेरे पास जो y2 है वो आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि जो चेंज है y का, दैट इज़ डेल्टा y, वो हो जाएगा y2 माइनस y1। उसके लिए आप सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप समझ जाओगे आप, डिफरेंस लोगे तो। और अगर आप इसको निकालें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। अगर मैं चेंज निकालूँ डेल्टा एक्स में, मतलब x में चेंज निकालूँ विच इज़ x2 माइनस x1, तो सॉल्व करके वो डेल्टा एक्स ही आ रहा है। अगर आप x2 माइनस x1 करते हो तो बेसिकली है क्या? वो डेल्टा एक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालिए, तो अब देखिए कितना आएगा। ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ये लिखना नहीं है, मैं केवल रफ में लिखवा रहा हूँ आपको थोड़ा कुछ सॉल्व करवाने के लिए। तो ये आंसर आप देखिए कि सॉल्व करके कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा एक्स नीचे से कट गया, ये आ गया। अब क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि हमें चेंज बहुत छोटा लेना है, तो ये आंसर कितना आ चुका है? देखो 2x। तो अभी आई होप समझ गए होंगे कि y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों होता था 2x। तो ये मैंने प्रूफ लिया है कि हाँ ऐसे आप सोच सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा। मतलब इन्हीं तरीक़ों से डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फॉर्मूलेस क्या किए गए होंगे? प्रूफ किए गए होंगे, जो कि आपको कोई नीड नहीं है इसकी लिखने की। वो तो मैंने बस आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दिया कि भाई हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएशन जो है ना ऐसे हवा में नहीं आया है, जो फॉर्मूले है ना उनका भी कोई लॉजिक होगा। अब वो लॉजिक तो ठीक है हम साइड में रखेंगे, आपको तो फॉर्मूले याद करने होते हैं, वही हम उस पर वर्क करते हैं। तो अभी देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक टर्म आपको डिफाइन करवाता हूँ, अभी बताऊँगा डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, वो भी आगे होगा। उसके पहले मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई y है जो कि x का फंक्शन है, लेट सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। तो ये y किसका फंक्शन कहलाता है? x का, जिसमें से x का मतलब होता है
दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं जो आपका मन करे। तो x आपका इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन जब x को पुट कर दोगे तो y जो होगा ना वो x पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो y हो जाएगा एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। तो इसमें अगर मैं आपको लिखूं कि इसको ऐसा लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मीनिंग होता है, इसको ऐसे रीड करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किस पर डिपेंडेंट है? x पे, तो y x का फंक्शन है। x कुछ भी पुट करो लेकिन y इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए y x का फंक्शन है। अगर हम निकालते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर हम निकालते हैं, मैं लिख देता हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो जो डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा ना, इसका मीनिंग होता है इट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब x के रिस्पेक्ट में y में कितना एवरेज रेट ऑफ चेंज है, मतलब जो अभी तक नॉर्मली आप करते आए हो या 11th क्लास से पहले भी यूज़ करते थे कि भाई चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जो भी डिवाइड करके आ जाएगा वो रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। लेकिन वो रेट ऑफ चेंज बेसिकली कहलाती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। बट हमको निकालनी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। उसको लिखा कैसे जाता है? उसका तरीका ऐसा है कि यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा एक्स को हम बोल रहे हैं कि वो किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। तो हम अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालें तो हमारे पास इसको लिखने का तरीका होता है डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए? मतलब ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, बस अब डेल्टा एक्स बहुत ही कम हो जाएगा तो ये इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगी, या फिर हम डेल्टा एक्स को लगभग ज़ीरो करेंगे तो डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो जाएगा। उससे इसको लिखने का तरीका है, वो लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड इट इज़ रिटन एज इंस्टेंटेनियस, इसको क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y में क्या है? ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है वाली बात। इसको एक और नाम दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है वाली बात? देख लो, वापस बताता हूँ। y x पर कुछ इस तरीके से डिपेंडेंट है, ये दिख जाएगा आपको, ये लिखते भी चलें आप साथ साथ, जिसमें से x कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y उसके अकॉर्डिंग आएगा, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इसका मतलब किस पर डिपेंडेंट है? x पे, इसलिए बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें से अगर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालता हूँ तो मुझे मिलता है, इट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये कहलाता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बट एवरेज रेट कहलाता है। इसी में लिमिट लगा दें डेल्टा x में कि ये बहुत ही छोटा है, जो हम ऊपर समझ रहे थे, ये टाइम को बहुत छोटा कर दिया, अब यहाँ पे डेल्टा x या x को बहुत छोटा कर दिया, जिससे चेंज बहुत छोटा आ रहा है उसके अंदर, डेल्टा x बहुत छोटा आ रहा है। तो ऐसा करने पर ये जो रेट है इसको नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसका? y का, किसके रिस्पेक्ट में? x के, और इसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या लिखते क्या है इसको? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है वाली बात। और इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके रिलेटिव देख रहे हैं। समझ गए वाली बात? तो इसको ऐसा लिखते हैं। तो क्या ज़रूरी है, जितने भी प्रॉब्लम्स आगे पढ़ेंगे उन सभी में फंक्शन हमेशा x के फॉर्म में ही आए, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x हो, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? आप इस बात का मुझे जवाब दें। क्या y एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं हो सकता, या x एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं हो सकता, या v एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं हो सकता? मतलब मेरा कहने का मतलब ये सेंस है जो कि मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। आप थोड़ा लिख लें इसको, यहाँ तक आप थोड़ा पॉज कर लेना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको आप लिख लेना कि भी ये सब लिखवाया है मैंने। मैं थोड़ा एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसके अंदर, उस एग्जाम्पल को हम देखें कैसे करेंगे। तो मैं अगले एग्जाम्पल में मैं एज इट इज़ ये यूज़ कर लेता हूँ। देखिए कैसे, अगले एग्जाम्पल में मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी आप मुझे 2 मिनट दीजिए। देखिए, तो अगले एग्जाम्पल में मैं अब ले रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये तो मेरा था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं अगले एग्जाम्पल में मान लेते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ, लेते हैं t। ये ख़त्म हो चुका था अभी, जस्ट मैंने बोला आपको पॉज करके लिखना है, अब वापस से अभी देख स्क्रॉल कर लेना। अब y इज़ अ फंक्शन ऑफ t लिया है। अब बताइए
या सॉरी, अब y को मैं कोई t का फंक्शन ले लेता हूँ, मान लेते हैं वो t का फंक्शन है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 9, मान लीजिए मैंने ऐसा लिया। अब इसमें t क्या कहलाएगा बताइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो जाएगा, t पे डिपेंडेंट। y किसका फंक्शन है बताइए, t का। तो आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी निकालेंगे, जो कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ गए? तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एवरेज टी के रिस्पेक्ट में। अगर इसमें लिमिट लगाई जाए, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। मतलब इसको लिखा करेंगे डी वाई बाई डी टी, और इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, या क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। आ जाएगी बात समझ में? मैं वापस आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या बताया। जस्ट पहले ऊपर चलते हैं। पहले मैंने फंक्शन डिफाइन करवाया, y इज अ फंक्शन ऑफ x एग्जाम्पल लिया, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। y किसका फंक्शन है, x का। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट लगाएं डेल्टा x में टेंडिंग टू 0, लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, ये कुछ भी हो सकता था, नया एग्जाम्पल मैंने लिया y का एग्जाम्पल, ये वाला y इज अ फंक्शन ऑफ t, आपको दिख ही रहा है, t इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है t पर, इसलिए y t का फंक्शन है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी निकालें तो ये कहलाएंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में y में एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर t को यहाँ पर या डेल्टा t को बहुत छोटा कर दिया जाए तो ये रेट ऑफ चेंज हो जाती है आपकी डी वाई बाई डी टी, जो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप इसको लिख लें, y इज अ फंक्शन ऑफ t आपके सामने है, t इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, ये लिख लेना। फिर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको पूरे को नोट डाउन करें, जिसमें आपके सामने मैंने लिखी दिया है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को क्या लिखा जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसका, y का t के रिस्पेक्ट में, और दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ y, और उसी को और क्या बोल सकते हैं, y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यही अगर मान लो v एज ए फंक्शन ऑफ t होता तो निकालते डी वी बाई डी टी, ये मान लीजिए x एज ए फंक्शन ऑफ t होता तो निकालते डी एक्स बाई डी टी, एंड सो जितने भी हो सकते हैं वो सारे आप इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो है देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा। ये बेसिक एक तरह से आप समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है डिफरेंशिएशन का। मैंने केवल आपको ये उसका सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करी है और एक बात बताने की कोशिश करी है कि कैसे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन को। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएंगे हमारे डिफरेंशिएशन निकालने के तरीके। उसके लिए डिफरेंशिएशन फॉर्मूले क्या हुए और कुछ रूल्स क्या हुए, उनको यूज़ कैसे किया जाएगा, कौन से प्रॉब्लम्स होंगे जिनके अंदर वो आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।